ये अपना फंक्शन जो है वो प्ले करेगा और फंक्शन के बाद इसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसका कोई भी फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं रह जाता है। शुरुआत के दिनों के अंदर, शुरुआत की लाइफ के अंदर इसका जो काम है वो असेंशियल होता है। अर्ली लाइफ के अंदर ये एस्टैब्लिशमेंट करता है किसका, इम्यून कॉम्पिटेंस का, ठीक है। और होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस यानी बॉडी में बैलेंस बना के रखने का, इंटरनल बॉडी का इंटरनल बैलेंस, बॉडी का इंटरनल बैलेंस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन दी आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट ऑफ दी बॉडी। वो मेंटेन रखने का काम भी कौन करेगा, आपका थाइमस ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस भी करता है और थाइमस भी करता है, ठीक है। और बाद में ये क्या हो जाता है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं रहता, इसका कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं रहता है। दिस इज डिस्पेंसिबल देयर आफ्टर, डिस्पेंसिबल यानी इसका कोई भी रोल, इसका कोई भी फंक्शन, इसकी कोई भी वाइटेबिलिटी नहीं रह जाती है बॉडी के अंदर। क्लियर है, क्लियर है। अब क्योंकि आज टाइम बहुत खराब हो रखा है बच्चों, तो मैं आप लोगों को इनफ टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप लोग जो नोट्स हैं वो नोट्स अपने बाद में प्रिपेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को इसकी जितनी भी पैथोलॉजी है, जो भी हॉस्किन, नॉन हॉस्किन और एचआईवी जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ाने में मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम दूंगा। नोट्स जो है वो आप लोग क्लास के बाद में 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है आप लोगों के पास, तो नोट्स आप लोग बाद में तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाने का टाइम इतना आज नहीं मिल पाएगा अपने को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही टाइम अपना खराब हो रखा है और मुझे क्लास को आज कंप्लीट करना है। क्लियर है, चलिए। तो लिम्फेटिक का ड्रेनेज, ड्रेनेज में कुछ भी नहीं है। ड्रेनेज बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि ये है आपके लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज जो है वो अपन ने बात की थी, जो 3 लीटर जो फ्लूइड होता है उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है कहां से, इंटरस्टिशियल स्पेस से, इंटरस्टिशियल स्पेस से। फिर वो कहां पर लेकर आती है, इनको इकट्ठा करेगा कहां पर, लिम्फेटिक वेसल के अंदर। कहां पर, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल इनको कहां पर ले जाती है, लिम्फेटिक नोड के अंदर। कहां पर ले जाती है, लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक नोड्स के अंदर ले जाती है, जहां पर क्या होता है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा बच्चों, लिम्फ का फिल्ट्रेशन यहां पर अपने को देखने को मिलता है। फिर अलग अलग नोड से, अलग अलग नोड से ये कहां पर जाती है, ये जहां पर ये जाती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कहां पर, कलेक्टिंग डक्ट। मैंने आपको बताई थी टोटल 9 डक्ट बताई थी। कितनी बताई थी, 9 डक्ट बताई थी, जिसमें से एक जो थी अनपेयर्ड थी, बाकी की जो 4 थी वो क्या थी, बाकी की जो 4 थी वो क्या थी, बाकी के जो 4 थे वो क्या हुए थे बच्चों, वो आपके पेयर्ड थे, ठीक है। तो ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, और सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट कहां पे जाके खुलेंगी, ये 2 जगह पे जाके खुलती है। कहां पर खुलती है, जो मेजोरिटी जो पोर्शन है, जो मेजोरिटी पोर्शन है यानी 75% बॉडी की बात करूं, 75% बॉडी की अगर बात की जाए तो ये थोरेसिक डक्ट में खुलती है। कहां पे खुलती है, थोरेसिक डक्ट, या फिर इसको लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और बाकी 75% को छोड़ के अगर अपन बात करते हैं तो वो कहां पे जाके ओपन होगी, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। कहां पर, राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। जैसे कि अपन राइट साइड की बात करें, राइट साइड की बात करें तो आपका राइट अपर लिम्ब, राइट ब्रेस्ट, ठीक है ना। फिर राइट नेक वाला रीजन, राइट नेक वाला रीजन, और लंग वाला जो रीजन, ये सारा जो राइट वाला, ये वाला जो एरिया है, मैं अभी आपको आगे डायग्राम बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला जो रीजन है उसमें से राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या करती है, लिम्फ को इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी। बाकी पूरा 75% जो है वो लिम्फ को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, थोरेसिक डक्ट करेगी। तो ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट डक्ट है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है आपकी, थोरेसिक डक्ट बोल लो, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है, आई होप ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है, नो डाउट, आई होप नो डाउट। चलिए आगे चलो, एक बार नोट्स देख लेते हैं, इनके क्या नोट्स है बच्चों। लिम्फेटिक वेसल फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्रेन टू लिम्फेटिक ट्रंक, ये सारी ट्रंक के अंदर आते हैं, नेम्ड फॉर द रीजन्स दे सर्व, उन्हीं के हिसाब से नाम दिया जाता है जहां से इनको इकट्ठा किया जा रहा है। लिम्फेटिक ट्रंक आर नेम्ड फॉर द बॉडी रीजन दे ड्रेन, कौन कौन सी, जैसे कि है लंबर ट्रंक, मैंने आपको बताई थी। जो ट्रंक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो दो होती है आपकी लंबर ट्रंक, ये ड्रेन करती है लिम्फ को फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड पेल्विक ऑर्गन, ठीक है। इंटेस्टिनल ट्रंक, ये मैंने आपको बताया, ये केवल एक होती है नंबर के अंदर, ये अनपेयर्ड होती है। ये क्या होती है, ये वाली जो है ये अनपेयर्ड है। ये ड्रेन करती है फ्रॉम दी एब्डोमिनल विसरा, जो कि आपका एब्डोमिनल वाला रीजन है, एब्डोमिनल विसरा है, वहां से इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद ब्रोंक्यूमीडियस्टिनल ट्रंक,
ड्रेन करती है फ्रॉम द पोर्शन ऑफ थोरेक्स, जो आपका लंग्स वाला एरिया है, जो आपका थोरेक्स वाला जो एरिया है, वहां से इसको इकट्ठा किया जाएगा लिम्ब को। उसके बाद सब क्लेवियन ट्रंक ड्रेन करती है फ्रॉम अपर लिम्ब, फ्रॉम आपके अपर लिम्ब, दोनों जो आपके ऊपर वाले हाथ है यहाँ से। फिर जुगुलर ट्रंक ड्रेन करता है पोर्शन ऑफ द नेक एंड हेड, सॉरी, जो आपका नेक है और जो आपका हेड है, इस वाले एरिया से कौन आपका ड्रेन करेगा? जो आपकी जुगुलर है। ये सारी की सारी क्या होती है बच्चों? ये सारी की सारी पेयर्ड होती है। क्या होती है? पेयर्ड होती है। 2 2 4 5 6 7 8 और 1 हो गई, ये 9। तो टोटल जो ट्रंक हो गई वो कितनी हो गई? 9 ट्रंक हो गई। टोटल कितनी ट्रंक हो गई? 9 ट्रंक हो गई। क्लियर है? क्लियर है? फिर उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी? थोरैसिक डक्ट की। तो थोरैसिक डक्ट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट राइट हाफ ऑफ द बॉडी। देखो ये जो पर्पल वाला एरिया है, ये जो पर्पल वाला जो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कौन ड्रेन कर रहा है? आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट। बाकी ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये आपको जो पूरा एरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये इतना जितना भी एरिया है, इसको कौन ड्रेन करता है? इसको ड्रेन करता है आपकी थोरैसिक डक्ट। कौन करती है? थोरैसिक डक्ट या फिर लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो येलो वाला जितना भी पोर्शन है उसे कौन ड्रेन कर रहा है? उसे ड्रेन कर रहा है थोरैसिक डक्ट। और पर्पल कलर का जो भी आपका पोर्शन है उसे कौन ड्रेन कर रहा है? उसे ड्रेन कर रहा है आपका राइट लिम्फेटिक डक्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ सिस्टर्ना चिलाई। देखिए इसकी शुरुआत कहां से होती है? अगर हम थोरैसिक की बात करते हैं डक्ट की, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्ना चिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना चिलाई। एन इलोंगेटेड लिम्फ सैक, ये एक लंबा सा, ये इतना ऐसा लंबा सा लिम्फ सैक है, जिसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। 5 to 7 सेंटीमीटर। अभी ले लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों। 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, सिचुएटेड इन दी फ्रंट ऑफ L1 और L2। तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है? L1 और L2 का एरिया है। ये एंटर करता है थोरैक्स को। ये थोरैक्स को क्या करता है? एंटर करता है थ्रू दी ओपनिंग ऑफ दी डायफ्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायफ्राम, ये डायफ्राम है। यहां से ये क्या करेगा? थोरैक्स के अंदर एंटर करेगा एंड असेंड इन दी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, जो मीडियास्टिनम जो बोन है उसके पीछे से ये जाएगा, एंड देन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। फिर ये कहां पर पहुंचेगा? ऊपर सुपीरियर। इसको सिस्टर्ना चिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्ना चिलाई। एन इलोंगेटेड लिम्फ सैक, ये एक लंबा सा, ये इतना ऐसा लंबा सा लिम्फ सैक है, जिसकी लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। 5 to 7 सेंटीमीटर। अभी ले लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना बच्चों। 5 to 7 सेंटीमीटर होती है, सिचुएटेड इन दी फ्रंट ऑफ L1 और L2। तो ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है? L1 और L2 का एरिया है। ये एंटर करता है थोरैक्स को। ये थोरैक्स को क्या करता है? एंटर करता है थ्रू दी ओपनिंग ऑफ दी डायफ्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायफ्राम, ये डायफ्राम है। यहां से ये क्या करेगा? थोरैक्स के अंदर एंटर करेगा एंड असेंड इन दी पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, जो मीडियास्टिनम जो बोन है उसके पीछे से ये जाएगा, एंड देन द सुपीरियर मीडियास्टिनम। फिर ये कहां पर पहुंचेगा? ऊपर सुपीरियर मीडियास्टिनम पे पहुंचेगा। इट एंड इन द रूट ऑफ द नेक, ये आपका रूट ऑफ द नेक है। क्या है ये आपका? रूट ऑफ द नेक, बाय जॉइनिंग द जंक्शन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन। तो यहां पर ये कहां पर आगे एंड होगा? देखो यहाँ पे देखो, ये आपकी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन है, और ये आपकी क्या है? लेफ्ट की सबक्लेवियन वेन। यहाँ पे जाके ये क्या करती है? ये आ रही है आपकी थोरैसिक डक्ट। क्या आ रही है? थोरैसिक डक्ट। और यहाँ पर आगे किससे जुड़ती है? एक जुड़ेगी आपकी लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, और एक ये जुड़ती है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। और ये दोनों की दोनों कहां पे जाके ड्रेन करेगी? ये ड्रेन करेगी आपकी, ये कहां पे ड्रेन करती है? ये ड्रेन करती है आपकी राइट एट्रियम के अंदर। कहां पर? राइट एट्रियम के अंदर। हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर जाकर ये क्या कर देगी? ब्लड को ड्रेन कर देगी। तो इस तरीके से क्या होता है इसका मूवमेंट। और राइट वाले की बात करें तो राइट वाला जो है, ये जाके आपके ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ये आपके जाके ड्रेन करेगी राइट इंटरनल जुगुलर वेन और राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। और ये दोनों वेन भी ब्लड को कहां पर ले आएगी? ब्लड को ले आएगी आपके हार्ट के अंदर। कहां पर ले आएगी? हार्ट के अंदर। क्लियर है? क्लियर? आई होप किसी को भी इस बात के अंदर डाउट नहीं होगा। तो ये जो थोरैसिक डक्ट है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है सर, डायरेक्टली हार्ट में एंटर करेगी या एसवीसी के थ्रू? बेटा एसवीसी के थ्रू, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। ठीक है, उसके द्वारा ही एंटर करेगी। ये सारी की सारी, देखो ये दोनों जो है मिलकर यहाँ पे आप देख सकते हो,
यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको एलोंगेट नहीं कर सकता, पर ये दोनों जो आपकी राइट सब क्लेवियन है, सॉरी जो लेफ्ट सब क्लेवियन है, जो लेफ्ट इंटरनल जुगुलर है, और यहाँ से आ रही है आपकी राइट इंटरनल जुगुलर और राइट सब क्लेवियन, ये कहां पर, ये पहले कॉमन हो रही है किसके साथ, सब क्लेवियन के साथ, सुपीरियर सब क्लेवियन के साथ, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के साथ, सुपीरियर वेना कावा के साथ, और फिर ये जा रही है किसके अंदर, हार्ट के अंदर जा रही है, ठीक है। चलो, ये एक डायग्राम है, इसमें भी आप ये बात साफ देख पा रहे हो, ये सिस्टर्ना चला है, ये चला यहाँ से ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये कहां पर आ गया, C7 के लेवल पे, कहां पर, C7 के लेवल पे, ये किससे जाके मिलेगा, आपके लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन और आपके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से, ठीक है। और ये दोनों कहां पे जाती हैं, ये दोनों कहां पे जाती है, आपकी सुपीरियर वेना कावा के अंदर, कहां पर जाएगी, सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा बाद में कहां पे जाएगा, आपका हार्ट के अंदर, कहां पे जाएगी, हार्ट के अंदर। तो जो थोरैसिक डक्ट है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल है हमारी बॉडी की, इसकी लेंथ 36 से 45 सेंटीमीटर होती है और विड्थ कितनी होती है, 1 से 5 मिलीमीटर। ये ओरिजिनेट करती है सिस्टर्ना चला बिटवीन T11 एंड L2, परफोरेट करती है डायफ्राम को और रन करती है ऊपर की तरफ, और वीनस एंगल बनाती है, ज्वाइन करती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन को। यहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है, बेसिकली यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक वाल्व पाया जाएगा, ये वाल्व इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वापस कहाँ ना चला जाए, वापस लिम्फेटिक वेसल के अंदर ना चला जाए। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लक्स ऑफ द ब्लड इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम। रोजाना अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया था 3 लीटर, इतना 3 लीटर ऑफ द लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू, कहां पर, हार्ट के अंदर, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट है किसी को, क्या कोई डाउट है सर? सेकंड पॉइंट को रिपीट, सेकंड पॉइंट में कुछ भी नहीं है बच्चों, ये देखो, ये सिस्टर्ना चिलाई है, ये लिम्फेटिक एक सैक है जो बॉडी के निचले एरिया से, बॉडी के नीचे वाले एरिया से क्या करता है, ये सारी की सारी यहाँ से लिम्फ वेसल्स निकलती है, क्या निकलती है, सारी की सारी लिम्फ वेसल निकलती है, सारी की सारी लिम्फ वेसल यहाँ पर आकर क्या करेगी, लिम्फ को कहां पे लेकर आती है, सिस्टर्ना चिलाई, सिस्टर्ना चिलाई से ये ऊपर की तरफ जो है थोरैसिक डक्ट, ये क्या करती है, ऊपर की तरफ ये मूव करेगी, मूव करने के बाद ये एंटर करती है आपके डायफ्राम के अंदर, ये आपके कहां पर एंटर करती है, डायफ्राम को परफोरेट करेगी, कहां पे करेगी, T5 एरिया पर, कहां पर करेगी, T5 वाले एरिया पर ये क्या करती है, इसको परफोरेट करेगी और ऊपर जाकर किस दो ओपनिंग में ओपन होती है, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर, और राइट वाली कहां पर जाएगी, राइट इंटरनल जुगुलर वेन और आपकी राइट सबक्लेवियन वेन, दोनों की दोनों ये कहां पर आकर मिलेगी, सबक्लेवियन सुपीरियर वेना कावा के अंदर, और फिर ड्रेन कर देगी लिम्फ को हार्ट के अंदर। इतनी सी बात है। डायफ्राम परफोरेट का मतलब क्या है, डायफ्राम ये बैक से जाती है, बैक से नहीं जाती है बच्चों, डायफ्राम आपका एक मसल है, डायफ्राम क्या है, आपका मसल है, तो परफोरेट यानी इसके अंदर एक छेद होता है और इसके अंदर से ये जाती है, इसके अंदर से ये जाती है, इसका मतलब है परफोरेशन, इसका मतलब है परफोरेशन, ठीक है, क्लियर है। पीछे से नहीं जाती है, पीछे से नहीं, डायफ्राम जो है ये आपकी पूरी बॉडी को कवर करेगा, पूरी बॉडी को एज अ प्लेट की तरह, एक प्लेट की तरह कवर करता है। इमेजिन करो एक प्लेट है, प्लेट में बीच में से छेद किया हुआ है, क्या किया हुआ है, छेद किया हुआ है, और वहां से ये जो थोरैसिक डक्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। चले आगे, चलो अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जो कि है अपनी पैथोलॉजी, 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 पैथोलॉजी यानी जब भी लिम्फ वेसल के अंदर या लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है उसको अपन लिम्फोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। यानी जब भी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको कैंसर या मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, लिम्फोमा कहते हैं। तो लिम्फोमा में अपन देख लेते हैं, इट इज अ मैलिग्नेंट है ये, ठीक है ना। नियोप्लाज्म ओरिजिनेटिंग इन बोन मैरो, ये ओरिजिनेट कहां पर होता है बच्चों, बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है। एंड लिम्फेटिक स्ट्रक्चर रिजल्टिंग प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यहां पर एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिम्फोसाइट देखने को मिलते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट का, जो लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन होता है, जो लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है, कहां पर होता है, बोन मैरो में। अब जब बोन मैरो खुद उसकी तादाद बढ़ जाएगी, इसमें मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म देखने को मिलेगा, तो उतनी ही ज्यादा नंबर की लिम्फोसाइट बनने लगेगी, उतनी ही ज्यादा नंबर की क्या बनने लगेगी, लिम्फोसाइट बनने लगेगी। और वो भी कौन सी, बेसिकली अगर हम बात करें बी लिम्फोसाइट, कौन सी वाली, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की जो तादाद है, जो हमने बात की थी लिम्फोसाइटोसिस, जो हमने बात की थी लिम्फोसाइटोसिस, तो वो जो है बी लिम्फोसाइट की तादाद बढ़ेगी। तादाद बढ़ने से ये जो है कहां पे जाके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, आपके लिम्फ नोड के अंदर, कहां पर, लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर इनका बी लिम्फोसाइट का क्या होगा, एबनॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, एबनॉर्मल
मल्टीप्लीकेशन होगा और ये जाकर फिल्टर होगी, ये जहां पर इकट्ठा होने लगेगी किसमें, लिम्फ नोड में, जिसके कारण लिम्फ नोड के अंदर क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फोमा। ये जो ये जो लिम्फ नोड है, ये जब इसमें स्वेलिंग होने लगेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्यूमर के अंदर। किसके अंदर, ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और उसी कंडीशन को अपन लिम्फोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। क्लियर है। दो मेन टाइप होते हैं लिम्फोमा के, जैसे कि हम बात करेंगे। एक होता है आपका हॉजकिन, एक होता है आपका हॉजकिन, दूसरा होता है नॉन हॉजकिन। दूसरा क्या होता है, नॉन हॉजकिन। हॉजकिन और नॉन हॉजकिन, ये दो टाइप के इंपॉर्टेंट जो लिम्फोमा है, इस पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है हॉजकिन और नॉन हॉजकिन के अंदर। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि अगर मैं हॉजकिन की बात करूं, या चलो पहले नॉन हॉजकिन बताऊंगा। नॉन हॉजकिन क्या होता है, ये दिस कैन अकर एनीवेयर, एनीवेयर इन बॉडी, या अफेक्ट्स any lymph node, any lymph node anywhere in body, anywhere in body। नॉन हॉजकिन की बात करें तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल है, ये बॉडी के अंदर कहीं पे भी अकर हो जाता है। इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है, या इसकी कोई भी है ना, अपन इसको पहचान नहीं सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत कहां से हो रही है। तो ये कहीं पे भी अकर हो सकता है, बॉडी का कोई भी लिम्फ नोड इसके अंदर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। और रिपीट कर दो, लिम्फोमा अभी करता हूं बच्चों। ठीक है। ये अकर हो सकता है कहीं पे भी, ये कहीं पे भी अकर हो सकता है, बॉडी के किसी भी लिम्फ नोड के अंदर, बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर इसका अकरेंस हो सकता है। जबकि अगर हॉजकिन की बात करें, तो इसकी शुरुआत आपको अपर बॉडी में ही देखने को मिलेगी, अपर बॉडी के अंदर ही देखने को मिलती है। या इसका जो स्प्रेड है, इसका जो स्प्रेड है, ये भी कहां देखने को मिलता है, अपर बॉडी में देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे ये डिसेंड करता है, धीरे धीरे ये डिसेंड करता है, पर बेसिकली ये अपर बॉडी में ही रहता है। बेसिकली जो आपका हॉजकिन जो है वो अपर बॉडी के अंदर ही रहता है। शुरुआत कहां से होती है, हेड या नेक वाले एरिया से होगी, हेड या नेक वाले एरिया से होगी। थोड़ी देर वो थोड़ा नीचे आ सकता है, पर नॉन हॉजकिन के अंदर शुरुआत पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकती है, पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी हो सकती है। ये एक डिफरेंस है किसके बीच में, हॉजकिन लिम्फोमा और आपके नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बीच। क्लियर है। देखो कोई बच्चा मुझे कह रहा है सीमा, बच्चे थोड़ा सा फास्ट होगा, बाद में आप लोग क्लास को रिपीट कर लेना, मुझे ये टॉपिक आज थोड़ा सा कंप्लीट करना है बच्चों, तो थोड़ा सा फास्ट होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को धीरे ये बात समझाने की, पर अपने पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है। तो आप लोग इस क्लास को दोबारा रिपीट पे भी देख सकते हो, तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। मैं एक बार आप लोगों को लिम्फोमा समझा देता हूँ, क्या है लिम्फोमा। डेफिनेशन लिखी हुई है। ये क्या है, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट यानी जो स्प्रेड होता है, जो क्या होता है, स्प्रेड। एक होता है बिनाइन, एक होता है बिनाइन। बिनाइन सुना है आपने, बिनाइन का मतलब है वो ट्यूमर या वो कैंसर जो लिमिटेड रहता है, जो लिमिटेड रहता है, या डज नॉट स्प्रेड, डजंट स्प्रेड, वो स्प्रेड नहीं होता, उसको बिनाइन कैंसर या बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। ये है मैलिग्नेंट। ये क्या है, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म यानी न्यू सेल का बनना, न्यू सेल्स का प्रोलिफरेशन, न्यू सेल्स का प्रोलिफरेशन। और वो भी कैसे, एबनॉर्मल तरीके से। कैसे, एबनॉर्मली। यानी नॉर्मली तो कैसी सेल बनती है भाई, एक सेल, एक से कितनी बनती है, दो, और दो से कितनी बनती है, चार, दो से कितनी बनती है, चार। ये नॉर्मल सेल बनती है। नॉर्मल जो अपनी बॉडी के अंदर जो सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरीके से होता है माइटोसिस से। पर इसके अंदर क्या होती है, एक से कितनी भी सेल बन जाती है। ठीक है। फिर आगे एक सेल से कितनी भी सेल बन जाती है। ये क्या है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, इसको बोलते हैं नियोप्लाज्म। और ये है मैलिग्नेंट। ये मैलिग्नेंट यानी नई सेल बनने के बाद ये बॉडी के किसी भी हाँ बिल्कुल, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट या मेटास्टासिस। बिल्कुल, इसका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मेटास्टासिस। यानी ये स्प्रेड होने की ताकत रखता है। ये बॉडी के अंदर आपके ब्लड के थ्रू, आपके लिम्फ के थ्रू क्या हो सकता है बच्चों, अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो सकता है। क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। तो ये एक तरीके का मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म है, यानी बॉडी में स्प्रेड होने लायक एबनॉर्मल सेल का डिवीजन है। शुरुआत कहां से होती है, बोन मैरो से होती है। कहां पर होगी, बोन मैरो से होगी। ये बोन मैरो वो जगह है जहां पे आप लोग जानते हैं न्यू ब्लड सेल बनती है। क्या बनती है, न्यू ब्लड सेल बनती है। ये बात आप लोग जानते हो बोन मैरो के अंदर।
और लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, और ये कहां पर हो सकता है? लिम्फेटिक स्ट्रक्चर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिम्फ नोड के अंदर। किसके अंदर? लिम्फ नोड के अंदर। रिजल्टिंग प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। इसके कारण क्या होता है? लिम्फोसाइट जो होते हैं, हमारा सारा का सारा जो दारोमदार है इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम का, वो लिम्फोसाइट ही है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, ये एबनॉर्मल नंबर के अंदर या एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। और एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने के कारण ये जो बोन मैरो है, ये जो बोन मैरो है, मान लो इसका जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण होता है ना, वो हो सकता है म्यूटेशन। क्या हो सकता है? म्यूटेशन। और म्यूटेशन के अलावा कोई जेनेटिक कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जेनेटिक कारण भी हो सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मोस्ट कॉमन कारण होता है एप्स्टीन बार वायरस। क्या होता है? एप्स्टीन बार वायरस। ये वायरस अगर बॉडी पे अटैक करता है, ये वायरस अगर बॉडी पे अटैक करता है, तो ये बोन मेरे को इंस्ट्रक्ट करता है कि तू एबनॉर्मल मजे से तू क्या बना? बी लिम्फोसाइट बना। क्या बना? बी लिम्फोसाइट बनाओ। बी लिम्फोसाइट बनाओ, और बी लिम्फोसाइट का एबनॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है। और ये बी लिम्फोसाइट अल्टीमेटली हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि वो कहां पे जाके इकट्ठा होती है? वो आपके लिम्फ नोड में जाके इकट्ठा होती है। कहां पर इकट्ठा होती है? लिम्फ नोड में। अब ये बी लिम्फोसाइट बने जा रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, और लिम्फ नोड के अंदर जाके इकट्ठा हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है। तो ये अल्टीमेटली लिम्फ नोड किसका रूप ले लेगा? एक ट्यूमर का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? ट्यूमर का, या कैंसर का। किसका? कैंसर का। और इसी कैंसर को, जो कैंसर आपका लिम्फ नोड में देखने को मिल रहा है, बोन मैरो में देखने को मिल रहा है, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहा है, इसी को लिम्फोमा कहते हैं। इसी को लिम्फोमा कहते हैं। किसी को भी, युक्ति किसी को भी, बेसिकली आपके लिम्फ नोड में जाके इकट्ठी होती है, पर लिम्फेटिक सिस्टम के किसी भी पार्ट में जाके इकट्ठा होना शुरू हो सकता है। पर मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा पहले अफेक्ट होने वाली जगह कौन सी है? नेक वाला जो रीजन है, नेक वाला रीजन। नेक वाले रीजन के अंदर हमने सर्वाइकल लिम्फ नोड पढ़े थे, सर्वाइकल लिम्फ नोड पढ़े थे, और उसमें से भी कौन सा? सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इफेक्ट होने वाली जगह जो है वो यहां पर है। इसलिए यहां पर नेक वाले एरिया के अंदर आपको सूजन देखने को मिलेगी। ये वाला जो आपका क्या है? लिम्फ नोड है, यहां पर सूजन देखने को मिलती है। यहां पर क्या होता है? ट्यूमर होता है। यहां पर क्या होता है? ट्यूमर होता है। तो अगर कोई इमेज आ जाती है एग्जाम के अंदर, अगर जो इमेज आ जाती है एग्जाम के अंदर कि भाई ये नेक है, और नेक में यहाँ पे इस पेशेंट को क्या हो रखी है? सूजन हो रखी है। क्या हो रखी है? सूजन हो रखी है। तो बताओ ये कौन सी डिजीज कंडीशन है? ये कौन सी डिजीज कंडीशन है? तो ये क्या है? ये आपका हॉचकिन डिजीज है। ये क्या है बच्चों? आपका हॉचकिन डिजीज है। एग्जाम में ये ऐसी इमेज आ भी रखी है एक बार, जब आपका नेक वाला रीजन दे दे, और नेक वाले रीजन के अंदर यहाँ पर क्या दिखा दे? यहाँ पर सूजन दिखा दे, यहाँ पर क्या दिखा दे? यहाँ पर स्वेलिंग दिखा दे, और आपको बताए कि आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? ये हॉचकिन डिजीज की कंडीशन है। बिल्कुल, ये ट्रॉइजर साइन है। क्या है ये? ट्रॉइजर साइन, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। क्लियर है? क्लियर है? बेटा ल्यूकेमिया के अंदर तो कोई भी डब्ल्यूबीसी जो है उसका एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो सकता है, पर ये जो है लिम्फोमा में, इसमें केवल लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट जो है वही, उसका ही एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है? सेनाइटल नोड, बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत ही अच्छे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। हॉचकिन लिम्फोमा के कॉज और इसके रिस्क फैक्टर की अपन बात करते हैं। क्या कॉज हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर है? तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एज याद रखनी है। एज याद रखनी है। एज बिटवीन 20 एंड 30, अधिकतर 20 से 30 साल की एज जो होती है, एडल्ट की जो एज होती है, और फिर उसके बाद 55 एंड अबव, एल्डरली वाले, एल्डरली वाले बच्चों के अंदर बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। पर एडल्ट वाली जो एज है 20 से 30 साल वाली, और उसके बाद एल्डरली वाली जो एज है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैंने जैसे कि आपको बताया, एप्स्टीन बार वायरस, ये इसका मोस्ट कॉमन, ये इसका क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? हॉचकिन लिम्फोमा का। हॉचकिन लिम्फोमा का मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? एप्स्टीन बार वायरस। फिर स्लाइटली मोर कॉमन इन मेन देन वुमेन, ये मेन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, वुमेन के अंदर कम देखने को मिलता है। ठीक है? औरतों में कम देखने को मिलेगा, मेन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है।
फैमिली हिस्ट्री ऑफ हॉटस्किन लिम्फोमा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका एक कारण जेनेटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हॉटस्किन लिम्फोमा की, तो उसके आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। तो ये सारी के सारी क्या है? इसके कॉज है। ये सारी के सारे क्या हो सकते हैं बच्चों? कॉज हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं स्टेजेस की। ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये स्टेज आप लोगों से पूछ सकते हैं, और पहले पूछे भी गए कि स्टेजेस क्या क्या है। स्टेजेस क्या क्या है हॉटस्किन लिम्फोमा की बच्चों? तो यहाँ पे जो स्टेजिंग सिस्टम है हॉटस्किन लिम्फोमा की, वो लुगेनो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई है। किसके अकॉर्डिंग दी गई है? लुगेनो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दी गई है, जो किसके ऊपर बेस है? एन आर्बर सिस्टम। किसके ऊपर? एन आर्बर सिस्टम। ये दोनों की दोनों जो वोकैबुलरी है आपको याद रखनी है कि हॉटस्किन जो लिम्फोमा है उसका क्लासिफिकेशन किसने दिया है? लुगेनो। लुगेनो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसने दिया है इसको? ओल्डर। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? एन आर्बर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? एन आर्बर सिस्टम। और आजकल इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लुगेनो क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? लुगेनो क्लासिफिकेशन। क्लियर है? अब इसका क्लासिफिकेशन जो है, इसके अंदर क्या है? 4 स्टेजेस आती हैं। कितनी स्टेज आएगी? 4 स्टेजेस आएंगी। कितनी आएगी? 4 स्टेजेस। और बहुत ही आसान सी स्टेजेस है। बहुत ही आसान सी स्टेजेस है। स्टेज के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी एक लिम्फ नोड, अगर कोई भी एक लिम्फ नोड इफेक्टेड है, कोई भी एक लिम्फ नोड अफेक्टेड है, तो वो हो गई आपकी स्टेज 1। वो क्या हो गई? स्टेज 1। वो क्या हो गई आपकी? स्टेज 1। बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ऐसे कोई माउथ कैंसर हॉटस्किन में आता है ये कोई जरूरी नहीं है। माउथ कैंसर बहुत अलग अलग टाइप के होता है, हॉटस्किन ही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर स्टेजेस की बात करो, तो पहले स्टेज की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी एक लिम्फ नोड, कोई भी एक लिम्फ नोड अगर अफेक्टेड है, तो वो हो गया आपका स्टेज 1। वो क्या हो गया? स्टेज 1। फिर अगर हम बात करें स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में याद रखना कि 2 और मोर, 2 और मोर लिम्फ नोड्स अफेक्टेड। पर यहाँ पे कंडीशन है, देखो यहाँ पर केवल एक लिम्फ नोड अफेक्टेड था, यहाँ पे 2 या इससे ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्ट हो सकते हैं। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? अफेक्टेड बट ऑन सेम साइड, सेम साइड ऑफ डायफ्राम, ऑन सेम साइड ऑफ डायफ्राम। 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्टेड है, पर डायफ्राम के एक ही साइड पर, या तो डायफ्राम के ऊपर की तरफ हो या फिर डायफ्राम के नीचे की तरफ हो, 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड, तो वो हो गया आपका स्टेज 2। वो क्या हो गया आपका? स्टेज 2। क्लियर है? क्लियर है? फिर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। 2 और मोर lymph node, 2 or more lymph node affected on both side of diaphragm, on both side of diaphragm, on both side of diaphragm। 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड अगर अफेक्टेड है डायफ्राम की दोनों तरफ, डायफ्राम के दोनों तरफ, तो वो जो स्टेज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी स्टेज 3। वो कौन सी है बच्चों? स्टेज 3। और लास्ट में अगर हम बात करें, तो होल बॉडी इज अफेक्टेड, या लिम्फ नोड ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी या लिम्फ नोड ऑफ होल बॉडी आर अफेक्टेड, होल बॉडी, तो वो हो जाएगा आपका स्टेज 4। वो क्या हो जाएगा आपका? स्टेज 4। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है आप लोगों को? आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने आपको ये सारे स्टेजेस, कि अगर कोई भी एक लिम्फ नोड, अगर कोई भी एक लिम्फ नोड क्या है? अफेक्टेड है, तो वो है स्टेज 1। अगर 2 या 2 से ज्यादा लिम्फ नोड अफेक्टेड है, पर वो डायफ्राम के एक ही साइड पर है, या तो डायफ्राम की ऊपर की तरफ है या फिर डायफ्राम के नीचे की तरफ है, स्टेज 2। फिर स्टेज 3 की बात करें, तो 2 या 2 से ज्यादा आपके लिम्फ नोड अफेक्टेड है डायफ्राम के दोनों तरफ, डायफ्राम के दोनों तरफ। और उसके बाद आपकी होल बॉडी में कहीं पे भी आपके लिम्फ नोड अफेक्टेड है, तो वो आ जाएगा स्टेज 4। वो क्या आ जाएगा बच्चों? स्टेज 4। क्लियर है? क्लियर है? तो ये मैंने यहां पे लिखा है स्टेज 1 क्या है? Hodgkin lymphoma is found in only one lymph node area और lymphoid organs such as thymus। या तो सिर्फ एक lymph node या फिर किसी भी एक lymph organ के अंदर, तो वो हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 2 क्या है? Hodgkin lymphoma is found in 2 or more lymph node areas on the same side,
या तो ऊपर या तो नीचे ऑफ द डायफ्राम। स्टेज 3 क्या कह रहा है? Hodgkin lymphoma is found in the lymph node area on both side, ऊपर और नीचे of the diaphragm। और स्टेज 4 क्या कह रहा है? Hodgkin lymphoma in lymph node above the diaphragm and in the spleen। स्टेज 4 क्या कह रहा है? Hodgkin lymphoma has spread widely into at least one organ outside of the lymph system such as the liver, bone marrow और lungs। तो आपका पूरी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर लिम्फेटिक क्या हो चुका है? लिम्फोमा हो चुका है, तो वो आपका स्टेज 4 हो जाएगा। यानी आपके स्प्लीन से बाहर निकल गया, आपके थाइमस से बाहर निकल के किसी भी दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट कर दिया, तो वो हो जाएगा स्टेज 4। वो क्या हो जाएगा? स्टेज 4। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? आई होप स्टेज के अंदर या क्लासिफिकेशन के अंदर, लुगेनो क्लासिफिकेशन या स्टेज के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है भाई बच्चों? चले आगे। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन याद ही हो गई होगी, अब दोबारा आपको देखने से ही, केवल रिवाइज करने से आपको याद हो जाएगा कि लुगेनो क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चले। ठीक है, सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंटली फटीग यहां पर पेशेंट को होगा। फटीग होता है बेसिकली बच्चों, यहां पर पेशेंट को हर समय क्या लगती है? थकावट लगेगी, फीलिंग वेरी टायर्ड ऑल द टाइम। फीवर एंड चिल्स दैट कम एंड गो, फीवर और चिल्स जो आते हैं और जाते हैं। ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इस तरीके की ईचिंग, इस तरीके की खुजली हो रही है बॉडी में जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख लगनी बंद हो जाएगी। ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को क्या होता है? पूरी रात क्या होगा? पसीना होगा। पूरी रात पेशेंट को क्या होगा? पसीना रहेगा। और पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि ये तो कॉमनली इसमें देखने को मिलता ही है। पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड इन द नेक, जो सबसे पहला फर्स्ट जो साइट होती है लिम्फोमा की या हॉस्किन डिजीज की, वो क्या होती है? नेक वाला रीजन होता है। क्या होगा? नेक वाला रीजन होगा। नेक हो सकता है, आर्मपिट हो सकता है और ग्रोइन हो सकता है। स्वेलन ग्लैंड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। वेट लॉस दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कैंसर के अंदर, किसी भी टाइप के कैंसर के अंदर वेट लॉस होता है जिसके पीछे कोई भी कारण नहीं होता है। पॉजिटिव बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड विद सर्वाइकल नोड मोस्ट ऑफन अफेक्टेड फर्स्ट। मैंने आपको बताया सर्वाइकल जो नोड होंगे वो सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे? अफेक्टेड देखने को मिलेंगे। और बायोप्सी करने पर हमें सबसे इंपॉर्टेंटली क्या देखनी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो याद रखना है। क्वेश्चन आता है रीड स्टर्नबर्ग सेल किसके अंदर देखने को मिलती है? हॉजकिन लिम्फोमा में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलेगी? हॉजकिन लिम्फोमा में। क्योंकि जब इसका डायग्नोसिस किया जाएगा, डायग्नोसिस में इसकी डेफिनेटिव जो डायग्नोसिस है वो होती है बायोप्सी। क्या होती है बच्चों? बायोप्सी। यानी यहाँ पर जो सेल है, जो टिश्यू है, उसका सैंपल लिया जाएगा। जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो यहाँ पे पर्पलिश कलर की सेल्स देखने को मिलेगी, मैलिग्नेंट टिश्यूज देखने को मिलेंगी। उन्हें रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीड स्टर्नबर्ग सेल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। इन द नोड्स, ठीक है, इन द नोड्स। उसके अलावा यहाँ पे अनीमिया देखने को मिलता है, अनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर है? ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स हैं। इसके अलावा जॉइंटिस भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिलेगा? जॉइंटिस देखने को मिलेगा। आपका प्लूरल एफ्यूजन, डिस्निया, ठीक है, स्ट्राइडर, जॉइंटिस है, प्लूरल एफ्यूजन है, डिस्निया है, स्ट्राइडर है, ये सब आपको देखने को मिलता है। और स्प्लीनोमेगाली वगैरह तो ये आपको पता ही है। स्प्लीनोमेगाली, हेपेटोमेगाली, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सब कुछ जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे साइन और सिम्टम्स है किसके? हॉजकिन लिम्फोमा के। क्लियर है? क्लियर? आगे चले। चलिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल की। ये देखो, ये आप देख सकते हो कि यहां पर
ये जो बड़े बड़े, ये बड़ी सेल होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी सेल्स आपको देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ी बड़ी सेल्स जो है ये आपको देखने को मिलती है। रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या होती है बेसिकली, इन्हें लेक्यूनर हिस्टियोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था लेक्यून, ठीक है, तो इन्हें बेसिकली क्या बोला जाता है, इन्हें लेक्यूलर हिस्टोसाइट भी बोला जाता है। ये क्या है, डिस्टिंक्टिव, यानी सबसे अलग दिखने वाली। यहाँ पे देखो बाकी सारी सेल छोटी छोटी, बाकी सारी सेल छोटी छोटी है, पर ये साइज में कितनी बड़ी है, ये जो है साइज में कितनी बड़ी है। जाइंट सेल फाउंड विद द लाइट माइक्रोस्कोपी इन बायोप्सीज एंड आर हॉलमार्क ट्यूमर सेल। ये क्या है, हॉलमार्क ट्यूमर सेल है ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा। The dominant abnormalities of these cells are their large size and structure that include multiple nuclei. इनके अंदर multiple nuclei देखने को मिलते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके अंदर देखने को मिलते हैं। As is characteristic of other type of cancer cell, they also multiply uncontrollably and collect in abnormal way. तो ये uncontrollable तरीके से क्या कर सकती हैं, मल्टीप्लाई कर सकती हैं, और सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। इनका प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, इनका प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, लिम्फोमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लिम्फोमा देखने को मिलता है। Reed Sternberg cells specifically collect in part of the lymphatic system, typically the lymph node. जैसा कि मैंने आपको बताया, टिपिकली ये कहां पर इकट्ठे होते हैं, लिम्फ नोड। वैसे ही कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, पर ज्यादातर ये कहां पर इकट्ठे होंगे, ये इकट्ठे होंगे या मल्टीप्लाई करते हैं कहां पर, लिम्फ नोड के अंदर। कहां पर, लिम्फ नोड। और लिम्फ नोड में भी पूछे कौन सा लिम्फ नोड, तो सुप्राक्लेविकुलर। सुप्राक्लेविकुलर जो है वो मोस्ट ऑफ्टन जो है यहां पर देखने को मिलेगा। ओवर द टाइम the buildup of these abnormal lymphocytes can lead to tumor growth and interfere with the body's ability to fight off infection. तो धीरे 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 जो लिम्फोसाइट है, जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का बेसिकली काम है कि वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पर क्योंकि लिम्फोसाइट के अंदर ये ही सेल अपना डोमिनेंसी फैला रही है, तो जो लिम्फोसाइट है वो अपने फंक्शन को लॉस कर देगा, वो अपने फंक्शन को भूल जाएगा, वो अपने फंक्शन को लॉस कर देगा, यानी वो अपने इम्यून प्रोवाइड करने वाली शक्ति को भूल चुका होगा, और धीरे 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 हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, और हम पूरी तरीके से हमारा जो पूरा बॉडी है वो कैंसर का शिकार हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन फाइट करने की जो ताकत जो लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता था, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एंटीजन से फाइट करने के लिए हमको एंटीबॉडी चाहिए। हमको क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। एंटीबॉडी कौन बना रही है, बी लिम्फोसाइट बना रही है। कौन बना रही है, बी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट के अंदर इसकी खुद की मशीनरी तो है नहीं, इसकी मशीनरी की जगह ये दूसरी मशीनरी आ गई है, और ये मशीनरी जो है, जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, ये टोटली अलग है। ये बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और वहां पर अपना जमावड़ा करके बैठ गए। इसकी वजह से यहां पर एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी फाइट बैक नहीं कर पाएगी। क्लियर है, क्लियर। तो ये है आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल। चले आगे, समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? क्या किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? चलिए, हॉजकिन लिम्फोमा के डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, आपको याद रखनी है, बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी करनी पड़ेगी। सर्वाइकल जो आपका लिम्फ नोड है, वहां से टिश्यू या वहां से सेल लिया जाएगा, लाइट माइक्रोस्कोपी की जाएगी, उस सेल को स्टेन किया जाएगा। स्टेन करने के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल। हम देखेंगे रीड स्टर्नबर्ग सेल। ये अगर हमको देखने को मिलती है, जो कि मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई इसके अंदर हो सकते हैं, ये देखने को मिलेगा, तो हमको पता चल जाएगा पेशेंट को क्या है, हॉजकिन लिम्फोमा है। पेशेंट को क्या है, हॉजकिन लिम्फोमा है। इसके अलावा यहाँ पे पेट स्कैनिंग भी कर सकते हैं, पेट स्कैनिंग भी यहाँ पर, पीईटी स्कैनिंग भी यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, लिम्फ नोड की बायोप्सी देखने को मिलेगी। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली लिम्फ नोड की बायोप्सी। इसके अलावा हम यहाँ पे बोन मैरो का सैंपल लेकर इसकी भी बायोप्सी करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं, चेस्ट का एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि हम जानते हैं कि बेसिकली ये जो नेक वाला एरिया है, जो नेक वाला एरिया है, यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर लिम्फ नोड के अंदर स्वेलिंग हुई है। लिम्फ नोड के अंदर क्या हुई है, स्वेलिंग हुई है। ये लिम्फ नोड में स्वेलिंग होते होते ट्यूमर बनते बनते ये प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर। ये प्रेशर लगाता है किसके ऊपर,
ट्रैकिया के ऊपर। ट्रैकिया के ऊपर जो प्रेशर लगेगा तो अंदर जो है प्रॉपर क्या नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, प्रॉपर जो हवा का आना जाना है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो है ये जो चेस्ट जो कैविटी है इसमें क्या होता है, प्लूरल एफ्यूजन हो जाता है, यानी यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे लंग्स है ये छोटे हो जाते हैं। जो लंग्स है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, छोटे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बाहर से भी प्रेशर लगेगा। जब अंदर की हवा नहीं आएगी, ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्रेशर लगेगा बाहर की तरफ से प्रेशर, जो अपन बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। ये नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे लगेगा, नेगेटिव प्रेशर के कारण ये लंग्स सिकुड़ जाएंगे, ये लंग्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और यहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे प्लूरल एफ्यूजन होने के चांस रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बाद में थोरासेंटेसिस भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थोरासेंटेसिस भी करना पड़ता है। थोरासेंटेसिस यानी ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो थोरासेंटेसिस भी यहां पर करने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है। तो यहां पर अपने को ये चेस्ट एक्सरे भी करके देखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई सीन यहां पर देखने को तो नहीं मिल रहा। इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिटी स्कैन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिटी स्कैन यहाँ पे करना पड़ेगा। दिस स्कैन टेक्स अ सीरीज ऑफ एक्सरे दैट बिल्ड अप अ 3D पिक्चर ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी टू चेक द स्प्रेड ऑफ द कैंसर। तो यहाँ पर एक सीरीज ऑफ, यहाँ पे क्या लेनी पड़ेगी अपने को, 3D पिक्चर्स लेनी पड़ती हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर की इमेजेस जो है वो हम देख पाए और हमको पता चल पाए कि ये जो कैंसर है ये बॉडी में किस किस पार्ट को, किस किस ऑर्गन को क्या कर चुका है, अफेक्ट कर चुका है। तो ये अपने को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एमआरआई स्कैन भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एमआरआई स्कैन, वो भी इसकी तरह ही है। यहाँ पे भी सीरीज ऑफ पिक्चर्स ली जाती है, जिसमें अपने को स्प्रेड ऑफ कैंसर देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर पेट स्कैन बताया, ये पेट स्कैन भी यहाँ पर अपने को करना पड़ेगा। पेट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये जो स्कैन है ये मेजर करता है एक्टिविटी ऑफ सेल इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैन चेक द स्प्रेड ऑफ द कैंसर एंड इंपैक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रोल जो होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो बॉडी की सारी सेल है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है या नहीं कर रही है, वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रही है या नहीं कर रही है, उसके ऊपर उसको ये चेक करता है। इसके अलावा जो कैंसरस सेल है, जो मेटास्टासिस है, वो बॉडी के किस किस सेल तक स्प्रेड हो चुका है, और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट का स्टार्ट किया गया है, क्या वो उनके ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट जो है, उन दवाइयों का जो इम्पैक्ट है वो बॉडी के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी साथ साथ में कौन चेक करता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। It's usually taken at the same time as a CT scan to show precisely how the tissues of the different sides of the body are working. तो कुल मिला के जो बॉडी की टिश्यूज है, तो जो बॉडी की सेल है वो किस तरीके से एक्टिविटी कर रही है, वो किस तरीके से काम कर रही है, ट्रीटमेंट का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और किस तरीके से मेटास्टासिस जो है वो बॉडी के अंदर फैलता जा रहा है, ये सब कुछ चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेट स्कैनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, पेट स्कैनिंग करनी पड़ती है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो कोई बताए, वरना आगे चलते हैं। क्या कोई डाउट है भाई? क्या कोई डाउट है? कोई बच्चों को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्या किसी को कोई डाउट है बच्चों?
चलिए, इसके अलावा जो है बच्चों अगला इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया थोरासेंटेसिस, ठीक है, ये करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल एफ्यूजन जो है वो सस्पेक्टेड हो सकता है। जो मैंने अभी आपको बताया, नेगेटिव जो प्रेशर लगेगा लंग्स के ऊपर, जो नेगेटिव प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर लगने के कारण लंग्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं, उनकी साइज छोटी हो सकती है। लंग्स की साइज छोटी होने के कारण, या लंग्स के जो प्लूरल कैविटी है, जो लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, पानी भर सकता है। क्या भरेगा? पानी भरेगा। इस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए हमें एक प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, इंजेक्शन डालकर यहाँ पे फ्लूइड को बाहर ड्रेन आउट करना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे अपने को करने के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा लंबर पंक्चर, अगर यहाँ पे सीएनएस का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका इन्वॉल्वमेंट अगर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हमें लंबर पंक्चर भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लंबर पंक्चर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो है वो डायग्नोसिस है किसके? आपके हॉजकिन लिम्फोमा के। क्लियर? क्या है किसी को कोई डाउट? आई होप इस अभी तक जो भी टॉपिक है उसके अंदर किसी को भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, अगला है आपका नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर क्या है बेसिकली बच्चों, ये ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर है। ये ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर है जो अफेक्ट करता है व्हाइट ब्लड सेल को, जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल हूबहू हॉजकिन लिम्फोमा की तरह ही है, बस फर्क इतना सा है कि ये नॉन क्यों है। ये नॉन क्यों है? ये नॉन इसलिए है क्योंकि ये बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किसी भी लिम्फ नोड को, किसी भी लिम्फ नोड को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। इसका कोई भी पाथवे नहीं हो सकता, इसका कोई भी पाथवे नहीं होता है। ये कहीं पे भी रैंडमली अकर होता है, ये कहीं पे भी रैंडमली अकर होता है। किसी भी ऑर्गन को, किसी भी लिम्फेटिक वेसल को, किसी भी लिम्फेटिक नोड को अफेक्ट कर सकता है। और जनरली हॉजकिन के अंदर क्या होता है कि वो हेड से शुरू होगा। हॉजकिन की बात करें तो वो हेड से शुरू होकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, non-Hodgkin lymphoma can develop in lymph node anywhere in the body। ये बात याद रखनी है कि lymph node कहीं पे भी, बॉडी के अंदर कहीं पे भी किसी भी lymph node को अफेक्ट कर सकता है। अनलाइक Hodgkin lymphoma, Hodgkin lymphoma में क्या होता है, ये यूजुअली बिगिन होता है अपर बॉडी के अंदर। कहां पर होता है? ऊपर वाली बॉडी के अंदर। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द लिम्फ सिस्टम एंड इवेंचुअली टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज ब्रेन, लिवर और बोन मैरो। तो सबसे डेंजरस कौन सा हुआ? देखो, हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें तो इसका पता लगाना, इसकी अकरेंस का पता लगाना, या इसको डायग्नोस करना थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि हमें बॉडी का वो हिस्सा पता है जहां पर इसके होने के चांस है। पर नॉन हॉजकिन जो है ये मोर डेंजरस है। ये क्या है बच्चों? ये मोर डेंजरस है। ये मोर डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। इसका पता लगाना या इसको पता लगाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अपने को, और जब तक टाइम लगे तब तक ये बहुत जगह पर मेटास्टेसिस इसका हो चुका हो सकता है, ये स्प्रेड हो चुका हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इतना सा फर्क है आपके हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के बीच। बात करते हैं इंटरवेंशन की, बात करते हैं अपन इंटरवेंशन की। तो इंटरवेंशन की बात करें तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात कर रहे हैं, तो और जिसमें अगर मीडियास्टिनल नोड, जो हमने बात की थी, अगर मीडियास्टिनल नोड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या हो सकता है? एक्सटेंसिव एक्सटर्नल रेडिएशन। हम यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर रेडिएशन थेरेपी। पर रेडिएशन कौन सी? पूरी तरीके से एक्सटर्नल, बाहर से हम क्या देंगे? रेडिएशन देंगे ऑफ द इन्वॉल्व्ड लिम्फ नोड रीजन। ठीक है, और अगर ज्यादा एक्सटेंसिव डिजीज है, यानी और फैली हुई डिजीज है, तो यहाँ पे रेडिएशन के साथ साथ हम पेशेंट को क्या देंगे? हम कीमोथेरेपी भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मॉनिटर करेंगे फॉर द साइंस ऑफ इन्फेक्शन और ब्लीडिंग, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन का जो मोस्ट कॉमन जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलता है। इन्फेक्शन होने के चांस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेंटेन करना है इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के प्रिकॉशन को। ठीक है, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग प्रिकॉशन यहाँ पर मेंटेन रखने। तो ये सारे के सारे इंटरवेंशन जो है अपने को ध्यान में रखने, ये सारे के सारे इंटरवेंशन अपने को ध्यान में रखने। क्लियर है? क्या किसी को कोई भी डाउट है? आप लोगों के कोई भी कमेंट बॉक्स चल क्यों नहीं रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में क्या इशू है? कमेंट बॉक्स चल नहीं रहा है। क्या किसी को कोई डाउट है? सबको सारी बातें समझ में आ रही है?
क्योंकि अब जो है अगला जो टॉपिक है वो मैं शुरू करने जा रहा वाला हूँ HIV। ठीक है, तो HIV बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पर कान खोल के सुनना और अटेंशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HIV शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं अपन HIV का जो इंपॉर्टेंट साइन है वो है आपका रेड रिबन। क्या है? रेड रिबन। बात करते हैं HIV एड्स। तो HIV एड्स जो है वो अगली बीमारी है जो आपसे किससे रिलेशन रखती है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम से। ठीक है, HIV क्या है? ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। और एड्स क्या है? ये डिजीज कंडीशन है।